तो चैप्टर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सीखेंगे क्या? तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन, entities involved in trading of future and option, different type of order and order matching rule, ये ऑर्डर कैसे होता है और ऑर्डर मैच कैसे होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक एंड इंडेक्स फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसको कैसे, फिर ट्रेडिंग में कॉस्ट कितना लगता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है, ट्रैकिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा, कैसे ट्रैक करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के डेटा को। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर क्या है। ठीक है, द बेस्ट वे टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज टू वॉच द स्क्रीन एंड ऑब्जर्व ट्रेडिंग। स्क्रीन को वॉच करो और ट्रेड को ऑब्जर्व करो। जैसे थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जैसे अपने को पता है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लाइक शेयर, ये भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मार्केट अराउंड द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन बेस्ड on the method of booking a trade, namely open outcry method, market open outcry, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ओपन आउटक्राई क्या है, इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल ऑन अ एक्सचेंज। जो साउटिंग होती है ना चिल्ला के, वो हर्षद मेहता के अगर आपने वेब सीरीज देखा होगा तो वहां पे हाथ ऊपर करते थे, चिल्लाते थे, साउटिंग करते थे। ठीक है, यूजिंग हैंड सिग्नल, हाथ से सिग्नल देते कि ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट बाय एंड सेल ऑर्डर, हाथ से सिग्नल देते थे। ठीक है, कि बाय करना है कि सेल करना है, वो था ओपन आउट क्राई। ठीक है, फिर ओपन आउट क्राई में क्या होता है, लार्ज हॉल, बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे ट्रेडिंग होती है, मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेड होते हैं वो थ्रू होते हैं कंटिन्यूअस बीडिंग एंड ऑफर, बीड एंड ऑफर। ठीक है, तो such a market bring together the buyer and seller through their broker on a platform for trading। ठीक है, तो सेकेंड टाइप की ट्रेडिंग जो अभी फेमस है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ब्रोकर डीलिंग टर्मिनल होता है। ठीक है, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो जीरोदा हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे अप स्टॉक हो, बहुत सारे, इतने सारे तो ब्रोकर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो वो उनका स्क्रीन बेस्ड ब्रोकर डीलिंग होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, जहां पे बिड एंड ऑफर होता है वो कंटिन्यूअसली डिस्प्ले होता है टर्मिनल में। ठीक है, तो डेरिवेटिव एक्सचेंज, all the derivative exchange in India provided a full automated screen based trading platform for index future, index option, stock future and stock option। ये सब ऑटोमेटेड रहता है ना। डेरिवेटिव एक्सचेंज, दिस ट्रेडिंग सिस्टम आर ऑर्डर ड्रिवन, मार्केट ऑर्डर ड्रिवन होता है, साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट होता है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी इन कैश मार्केट सेगमेंट। ठीक है, सभी एक्सचेंज चाहे वो एनएससी और बीएससी है, उन्होंने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर फॉर द एफएनओ मार्केट टू फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सभी के पास अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, बीएससी और एनएससी के पास। फिर अब यहां से आता है थोड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चंस। एंटाइटीज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत इजी है। पहला होता है ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर कौन होते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दे कैन ट्रेड आइदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट,
या तो अपने क्लाइंट के बिहाफ में काम करते हैं या तो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। ठीक है। फिर ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूजर। ठीक है, उनकी एक मेंबर आईडी होती है ट्रेडिंग मेंबर्स की, एक्सचेंज असाइन करता है वो ट्रेडिंग मेंबर आईडी। ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूजर। ठीक है। द नंबर ऑफ यूजर अलाउ फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर इज डिसाइडेड बाई एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। अ यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एक्सचेंज वेयर ही इज असाइंड अ यूनिक यूजर आईडी। तो यूनिक ट्रेडिंग मेंबर इज कॉमन फॉर ऑल यूजर इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है। इट्स इनका फंक्शन एज अ रेफरेंस फॉर ऑल यूजर अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनिंग एडुकेट कंट्रोल ओवर पर्सन हैविंग एक्सेस टू द फर्म यूजर आईडी। ठीक है। तो वो ट्रेडिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्सन को उन्होंने एक्सेस या यूजर आईडी दी है वो सही से एडुकेट कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर होता है ट्रेडिंग कम क्लीयरिंग मेंबर। जैसे अपन लास्ट में भी देखा था कि क्लीयरिंग मेंबर, दिस इज अ क्लीयरिंग मेंबर हु इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर। जो क्लीयरिंग मेंबर है वो ट्रेडिंग मेंबर भी है। क्लियरिंग का काम क्या होता है? क्लियर और सेटल करना। ठीक है। देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड, खुद के ट्रेड। ठीक है। और अपने क्लाइंट के ट्रेड एज वेल एज ट्रेड ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर एंड कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स इनकी। ठीक है। तो क्लियरिंग मेंबर का काम क्या होता है? अपने ट्रेड को सेटल करना अपने क्लाइंट्स के एज वेल एज अदर ट्रेडिंग मेंबर और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट। तो वो होते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ठीक है। फिर होते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग क्लियरिंग मेंबर। ठीक है। जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं क्लियर द ट्रेड ऑफ हीज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं वो ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते हैं। बैंक्स और कस्टोडियन बिकम अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, क्लियर एंड सेटल फॉर ट्रेडिंग मेंबर एज वेल एज कस्टोडियल पार्टिसिपेंट। ठीक है। फिर होते हैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इज अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन द एक्सचेंज। सच क्लियरिंग मेंबर्स में क्लियर और सेटल ओनली देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड। खुद के ट्रेड को सेटल करते हैं और क्लाइंट के मेंबर को सेटल करते हैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। बट दूसरे ट्रेड मेंबर्स की के ट्रेड को सेटल वो नहीं करते हैं। ठीक है। ये होते हैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? अब पार्टिसिपेंट्स इज अ क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। क्लाइंट में ट्रेड थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर्स बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एपी। एपी वर्ड्स आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए, जिसको बोलते हैं ऑथोराइज पर्सन। सेबी हैड अर्लियर अलाउ स्प्रेड ऑफ सब ब्रोकिंग एज वेल एज ऑथोराइज पर्सन नेटवर्क टू एक्सपेंड ब्रोकर नेटवर्क। ठीक है। सेबी ने पहले अलाउ किया था कि आप सब ब्रोकरशिप दो या एज वेल एज ऑथराइज पर्सन की नेटवर्क दो कि आप ब्रोकर अपना नेटवर्क फैला सके। ठीक है। अब सेबी की मीटिंग होती है और वहां पे डिसाइड करते हैं जून 2018 को कि सब ब्रोकर एज अ इंटरमीडियरी सेल सीज टू एग्जिस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019। तो all existing sub broker would migrate to become authorized person or trading member if such broker meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange by law and SEBI regulation or by compiling with this regulation। तो ये authorized person बनते हैं। ठीक है। सब ब्रोकरशिप अब नहीं रही, अब ऑथराइज पर्सन बनते हैं अप्रैल 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है। फिर मार्केट की टाइमिंग क्या होती है डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है। ऑल वर्किंग डेज में होता है 9:15 to 3:30 with a view to enable integration of trading of various segment of security market at level of exchange has permitted stock exchange to set their trading hour in the equity derivative segment between 9 a.m. and
11:15 PM, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन हैज इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमेंसुरेट फॉर टू ट्रेडिंग आवर, ठीक है। तो जो अपना टाइमिंग है डेरिवेटिव ट्रेड करने का वो 9:15 to 3:30, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटी एट द लेवल ऑफ एक्सचेंज, तो आपने देखा होगा इक्विटी डेरिवेटिव का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से रात के 11 बजे तक, 11:55 PM, सॉरी। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये कॉमन्सुरेट करते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहीं से आता है कि ट्रेडिंग का टाइम क्या है। फिर कॉर्पोरेट हायरार्कीज क्या होती है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो ट्रेडिंग होते हैं सॉफ्टवेयर्स में। ट्रेडिंग मेंबर विल हैव अ प्रोविजन ऑफ डिफाइनिंग द हायरार्की अमंग यूजर ऑफ द सिस्टम। तो एक होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एंड डीलर। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डीलर से। तो कॉर्पोरेट मैनेजर क्या होता है। कॉर्पोरेट मैनेजर एज अ यूजर इट इज द हाईएस्ट लेवल इन ट्रेडिंग पर, सबसे बड़ा लेवल है। कॉर्पोरेट मैनेजर जो है कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन सच एज ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी, receive reports for all branches of trading member, so all dealer of the firm. Along with this can also define exposure limit of branch of the firm. तो किसी ब्रांच की कितनी एक्सपोजर लिमिट होगी वो भी कॉर्पोरेट मैनेजर डिसाइड कर रखता है, ठीक है। और सभी ब्रांचेस की, ट्रेडिंग मेंबर्स के ब्रांचेस की रिपोर्ट को वो कलेक्ट करता है, डीलर्स के रिपोर्ट को वो कलेक्ट करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजर बोलते हैं। ब्रांच मैनेजर क्या होता है, एज अ यूजर इट इज प्लेस अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर, कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर होता है। तो ब्रांच मैनेजर कैन परफॉर्म और व्यू ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी फॉर ऑल डीलर अंडर डेट ब्रांच, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर को व्यू करते हैं, ठीक है, और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी फॉर ऑल डीलर उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डीलर। डीलर जो होता है सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। तो अगर याद करना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, सी, बी और डी। तो सबसे लोवेस्ट होता है डी, ठीक है। ही कैन ओनली व्यू हिज ओन ऑर्डर और ट्रेड, ठीक है। अदर्स डीलर की इंफॉर्मेशन ये एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इनको डीलर बोला जाता है, ठीक है। फिर होता है क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशनशिप। A trading member is responsible for various compliance related activity including know your client form। तो क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशन पहले तो केवाईसी लेते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर गिवन बाय क्लाइंट, collection of adequate margin, maintain separate client bank account for segregation of client money, ensure timely pay in and pay out of fund, timely issue of contract note, resolve client complaint, sending periodical statement of account, maintain unique client code। तो ये ब्रोकर का काम होता है क्लाइंट का केवाईसी लेना, एग्जीक्यूट करना क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट को, उनके ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट करना, कलेक्शन करना एडिक्वेट मार्जिन, मेंटेन सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट फॉर सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट मनी, टाइमली पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स। तो ये सब ब्रोकर के काम होते हैं, ठीक है। ऑर्डर टाइप और कंडीशंस क्या होते हैं। इन ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग मेंबर आर अलाउड टू एंटर ऑर्डर विथ वेरियस कंडीशन अटैच टू एज पर द देयर रिक्वायरमेंट। तो पहला होता है टाइमली कंडीशन, ठीक है, और एक होता है प्राइस कंडीशन, ठीक है, और थर्ड होता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एबोव आर अलाउड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर। तो टाइमली कंडीशन क्या होता है, पहला होता है डे ऑर्डर। अ डे ऑर्डर इज अ ऑर्डर विच इज वैलिड फॉर अ सिंगल डे, ठीक है। जैसे अपन ट्रेड करते हैं तो अपने को पता है कि डे ऑर्डर लगाने से वो सिंगल डे के लिए वैलिड होता है, ठीक है। इफ द ऑर्डर इज नॉट executed during the day,
ट्रेडिंग सिस्टम कैंसल कर देता है वो ऑर्डर को ऑटोमेटिक एट द एंड ऑफ द डे। फिर सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर होता है इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर, आईओसी ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजर को अलाउ होता है बाय और सेल करना कॉन्ट्रैक्ट को एज सुन एज दिस ऑर्डर इज रिलीज इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। जो अनमैच ऑर्डर होते हैं वो इमीडिएट कैंसल हो जाते हैं, और जो ऑर्डर मैच करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है। और जो अनमैच पोर्शन होता है आपके ऑर्डर का, वो इमीडिएट कैंसल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर। फिर प्राइस कंडीशन से ऑर्डर लगता है, एक होता है लिमिट ऑर्डर। इट इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एट स्पेसिफाइड प्राइस। द यूजर मस्ट स्पेसिफाई दिस लिमिट प्राइस while placing the order, and order get executed only at this specified limit price। जो भी प्राइस अपन ने डिसाइड किया उतने के ही लिमिट में वो बाय और सेल होगा। ठीक है। जैसे अपने को सेल करना है 100 में, तो अपन ने लिमिट लगा दी 100, तो 100 पे ही वो सेल होगा। ठीक है। फिर होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है किसी भी स्टॉक का या कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। द प्राइस इज नॉट स्पेसिफाई एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग दिस ऑर्डर। आप कोई प्राइस को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जो भी मार्केट में रेट चलेगा उस रेट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। फिर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ ऑर्डर टू बाय अ सिक्योरिटी once the price of security climb above a trigger price। आपने जो प्राइस लगाया है उससे ऊपर या नीचे जब ज्यादा है, above या ड्रॉप, जैसे 100 में आपने बाय किया, स्टॉप लॉस आपने 95 का लगाया, तो 95 से नीचे जैसे जाएगा या 95 भी टच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है। जब ट्रिगर प्राइस तक स्टॉक पहुंचता है या क्रॉस करता है। ठीक है। एंटर द मार्केट एज मार्केट ऑर्डर और एज अ लिमिट ऑर्डर एज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आप एक ट्रेडर ने बाय किया एबीसी लिमिटेड शेयर एट 100, एक्सपेक्ट किया कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस डिक्लाइन होके 95 तक चला गया, और अपन ने लिमिट प्राइस लगाया था 92 का। ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस मस्ट बिटवीन लास्ट ट्रेडेड प्राइस और लिमिट प्राइस वाई प्लेसिंग द सेल लिमिट ऑर्डर। ठीक है। तो 92 जैसे ट्रिगर हुआ, ठीक है, 92 में ट्रिगर हुआ, और जो आपका लिमिट सेट ऑर्डर था 92 पे, वो ट्रिगर हो गया, तो वहां पे आपका सेल हो गया, जो आपने बाय किया था वो ऑटोमेटिक सेल हो गया। ठीक है। फिर होता है ऑर्डर मैचिंग रूल। ये कैसे होता है? इन इंडिया एफएनओ प्लेटफॉर्म ऑफर ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। ऑर्डर ड्रिवन होता है वेयर इन ऑर्डर मैच ऑटोमेटिक ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस। तो ऑर्डर कैसे हो रहा है? एज एंड व्हेन दे आर रिसीव, जैसे आप रिसीव करोगे वैसी ऑर्डर मैच होंगे। ठीक है। आर फर्स्ट टाइम स्टाम्प एंड देन इमीडिएटली प्रोसेस फॉर पोटेंशियल मैच। इफ अगर आपका ऑर्डर मैच नहीं करता है तो ऑर्डर आर स्टोर इन डिफरेंट बुक। ऑर्डर आर स्टोर इन प्राइस टाइम प्रायोरिटी इन वेरियस बुक इन ऑन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस। पहला होता है बेस्ट प्राइस, और विथ इन अ प्राइस, और बाई टाइम टाइम प्रायोरिटी। ठीक है। तो आपने बेस्ट बाय ऑर्डर विल मैच द बेस्ट सेल ऑर्डर। तो जो बेस्ट सेल ऑर्डर है वो बेस्ट बाय ऑर्डर के साथ मैच करेगा। अन ऑर्डर में मैच पार्शियली विद अनदर ऑर्डर रिजल्टिंग इन मल्टीपल ट्रेड। For order matching, the best buy order is that one with highest price and best seller order is that one with lowest price। ठीक है। तो this is because the computer view all buy order available from the point of view of seller and all sell order from the point of view of the buyer। ठीक है। तो ऐसे प्राइस मैच किया जाता है एफएनओ में ऑर्डर मैचिंग रूल के अकॉर्डिंग। फिर प्राइस बैंड। तो देयर आर नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल इन डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इरोनियस ऑर्डर एंट्री, ऑपरेटिंग रेंज एंड डे मिनिमम मैक्सिमम रेंज आर केप्ट एज बिलो।
तो इंडेक्स फ्यूचर में 10% का प्राइस बैंड होता है ऑफ द बेस प्राइस। फ्यूचर ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी होता है 10%। इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई प्राइस रेंज बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू इज कंप्यूटेड एंड अपडेट डेली। ठीक है, 10% होता है इंडेक्स फ्यूचर और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में 10%। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक प्राइस रेंज जो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में होता है वो डेल्टा वैल्यू के अकॉर्डिंग कंप्यूटेड होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस 10% 20% तो नॉर्मल फ्लक्चुएट करते हैं, 10% नीचे चला गया, 70% ऊपर चला गया, तो वो डेल्टा वैल्यू के अनुसार कंप्यूटेड। ठीक है, जैसे इन व्यू ऑफ दिस ऑर्डर प्लेस एट द प्राइस विच आर बियॉन्ड द ऑपरेटिंग रेंज वुड रीच द एक्सचेंज एट प्राइस फ्री। ठीक है, प्राइस फ्रीज हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि कई बार कुछ समय के लिए कोई प्राइस जो होता है एफएनओ स्टॉक्स का वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो धीरे से फिर उसका प्राइस को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो सेबी हैज इनहेंस द क्राइटेरिया ऑफ डायनेमिक प्राइस बैंड ऑफ स्क्रिप्ट इन डेरिवेटिव सेगमेंट, सर्कुलर मई 2024। ठीक है, सर्कुलर हैज डिफाइंड क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिंग द प्राइस बैंड इन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। द की चेंज आर बिलो। तो 24 मई 2024 यानी कि जस्ट अभी 1 ईयर ही हुआ है। तो टाइटर रूल फॉर प्राइसिंग बैंड फ्लेक्सिंग। प्रीवियस क्या था, प्राइस बैंड कुड बी इंक्रीज इफ 25 ट्रेड हैपन एट द सर्टेन प्राइस। ठीक है, प्राइस बैंड इंक्रीज हो जाएगा विथ 5 यूनिक ट्रेड ऑन बोथ साइड। लेकिन अब 50 ट्रेड्स में हो गया और 10 यूनिक ट्रेड और 3 ब्रोकरेज फर्म ऑन ईच साइड बिफोर द प्राइस बैंड कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, फिर प्राइस बैंड विल मूव टुगेदर अक्रॉस मार्केट if stock price band in adjusted in cash market or in future market, the price band of all future contract of stock will also change at the same time। कैश में हुआ तो फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर में हुआ तो कैश में भी होगा अगर एडजस्ट हुआ प्राइस बैंड तो। फिर होता है मोर कूलिंग ऑफ टाइम बिफोर फर्दर प्राइस चेंज। अगर स्टॉक कंटिन्यू हिट कर रहा है अपनी लिमिट को, द टाइम बिफोर नेक्स्ट प्राइस बैंड इंक्रीज विल बी लॉन्गर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जैसे 5% राइज हुआ तो आफ्टर अ 15 मिनट ब्रेक 5 मिनट इफ मार्केट नियर मार्केट अबाउट टू क्लोज, तो 15 मिनट के ब्रेक में वो इंक्रीज होगा और जो नेक्स्ट 2 इंक्रीजेस होंगे वो 30 मिनट्स में होंगे और जो भी फर्दर नेक्स्ट इंक्रीज होगा वो 60 मिनट के रेंज में होगा। ठीक है, जो प्राइस बैंड होता है ना, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं, उसकी बात होगी। तो वो भी अचानक देखेंगे कि 5% का बैंड आया, फिर 10% का आया, फिर 20 का आया, फिर 25 हुआ, फिर 40% तक भी स्टॉक गिरते हैं एफएनओ के। तो स्लाइडिंग प्राइस बैंड क्या होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोअर प्राइस लिमिट भी ऊपर चले जाती है। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम वन साइड प्राइस मूवमेंट। अगर स्टॉक का रेंज था 90 से 110 और उसका अपर बैंड मूव है 115। ठीक है, तो अगर 115 पहुंच गया तो उसका लोअर बैंड भी 95 हो जाएगा, जो पहले 90 टू 110 था, लेकिन अचानक अपर बैंड मूव 115 हुआ तो लोअर बैंड भी 95 हो जाएगा। और कुछ टेम्पररी प्राइस लिमिट होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जब स्टॉक हिट करता है प्राइस लिमिट और एंटर करता है कूलिंग ऑफ पीरियड, तो ऑप्शन ट्रेडर विल हैव टेम्पररी लिमिट बेस्ड ऑन लेटेस्ट प्राइस और कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, और जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड एंड हो जाता है तो ऑप्शन फिर से फ्रीली ट्रेड होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा रूल क्यों बनाया गया कि सडन प्राइस जंप हो, रिड्यूस सडन प्राइस जंप कॉज बाय बिगर ऑर्डर और मिस्टेक, प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेडर, give order trade more time to react to price change।
ठीक है, मार्केट प्राइस मूवमेंट स्मूथर और मोर प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इससे क्या होता है, मार्केट फेयरर होता है, मोर स्टेबल होता है, बेटर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव वोलेटिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये रूल्स हैं, इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कभी अपर लिमिट लोअर लिमिट में कैसे और कितने समय कितना टाइम लेता है, जैसे एक लिमिट पहुंचने के बाद या एक प्राइस बैंड के तक पहुंचने के बाद। ये थ्योरेटिकल है पूरा, लेकिन समझने के लिए बहुत सारी चीजें, नॉलेज के लिए। फिर होता है द ट्रेडर वर्क स्टेशन, मार्केट वॉच विंडो, जो मार्केट में अपन डिस्प्ले होता है उसमें टाइटल बार होता है, टिकर विंडो ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट होता है, टिकर विंडो ऑफ अंडरलाइन कैपिटल मार्केट होता है, टूल बार होता है, मार्केट वॉच विंडो, इंक्वायरी विंडो होती है। ठीक है, स्नैप कोट होता है, ऑर्डर ट्रेड विंडो होता है, सिस्टम मैसेजिंग विंडो होता है। ठीक है, तो कोई भी स्क्रीन को आप क्लियरली देखेंगे लाइव, तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अब ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, while entering order on trading system for both the future and option market, trading member are required to identify order as being proprietary or client. Pro identify proprietary order while CLI identify client order. ठीक है, आपका खुद का ट्रेड है तो प्रो, क्लाइंट अकाउंट नंबर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर क्लाइंट ऑर्डर। ठीक है, क्लाइंट का अगर ऑर्डर ले रहे हो तो उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर होता है, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन होता है, फिर इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन होता है और इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी भी स्टॉक फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया इंश्योर दैट स्टॉक इज लार्ज इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। पहला तो मार्केट कैप लार्ज होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए अंडरलाइंग मार्केट में, और कोई इनके अंदर एडवर्स इशू नहीं होना चाहिए मार्केट मैनिपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। और इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, स्टॉक ऑन विच स्टॉक ऑप्शन और सिंगल स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस सेल कंफर्म द फॉलोइंग ब्रॉडली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ। 6 महीने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। पहला, स्टॉक होना चाहिए टॉप 500 में इन टर्म ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरी डेली ट्रेड वैल्यू इन प्रीवियस 6 मंथ ऑन रोलिंग बेसिस। ठीक है, टॉप 500 में होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर MQSOS, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर ओवर द लास्ट 6 मंथ 75 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट shall not be less than 15,000 crore on rolling basis. Average daily delivery value in cash market shall not be less than 35 crore in previous 6 months on rolling basis. 35 करोड़ रुपए की कम से कम डिलीवरी डेली की होनी चाहिए। ठीक है, डेली डिलीवरी वैल्यू 35 करोड़ रुपए की डिलीवरी शेयर चाहिए उनको। 1500 करोड़ का से कम मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट नहीं होनी। ठीक है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में अगर चले जाता है स्टॉक तो बैन लिस्ट में हो जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया है। फिर एक और क्राइटेरिया है, स्टॉक विच मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन अंडरलाइन कैश मार्केट ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वुड परमिट टू ट्रेड इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको सभी स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन मिलनी चाहिए इक्विटी डेरिवेटिव के लिए। अगर आप ऐसे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फेल करती है मीट करने में कंटिन्यूसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 3 मंथ, देन नो फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इशूड ऑन डेट सिक्योरिटी। तो नए फ्रेश सिक्योर जो मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो इशूड नहीं होंगे। हाउएवर एग्जिस्टिंग अनएक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट में बी परमिटेड टू ट्रेड टिल एक्सपायरी और न्यू स्ट्राइक में ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मंथ।
ठीक है। वंस अ स्टॉक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेरिवेटिव सेगमेंट, उसको 1 साल के लिए इट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर री इंक्लूजन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम इट्स लास्ट ट्रेडिंग डे इन डेरिवेटिव सेगमेंट। यानी कि अब मई में किसी को आपने हटा दिया तो साल भर के लिए तो वो फिर से एफएनओ में शामिल नहीं हो सकता। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको देखिएगा। 500 टॉप 500 स्टॉक में होना चाहिए डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रीवियस 6 मंथ, और लास्ट 6 मंथ में उनका मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर होना चाहिए 75 लैक्स का। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 1500 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू 35 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको एलिजिबल हो गए आप एफएनओ में एंट्री करने के लिए। फिर होता है एग्जिट नॉर्म, एग्जिट करने के लिए बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक डेरिवेटिव। तो on similar line extent PSF for index derivative, it has been decided to introduce additional exit criteria for stock from the derivative segment by introducing PSF for single stock derivative. ठीक है, at least 15% of trading member active in all stock derivative or 200 trading member, whichever is lower. Trading on a minimum 75% of trading day during the review period. Average daily turnover single sided at least 75 crore. Average daily notional open interest single sided at least 500 crore during the review period. ठीक है, एक्सिस बेस्ड नॉर्म बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सक्सेसफुल फ्रेमवर्क, ये होता है। The above mentioned criteria for exit shall apply to those stock which have completed at least 6 months from the date of introduction. ये इंट्रोडक्शन का था, ये एग्जिट का नॉर्म है। After the said gestation period, the stock failing to meet the above eligibility criteria shall exit from derivative segment in upcoming review cycle. No fresh month contract shall be issued on that stock. ठीक है, the existing unexpired contract may be permitted to trade till expiry, or new strike may also be introduced in existing contract. A stock will exit from derivative segment if it fail in meeting eligibility criteria across all exits based on performance in underlying cash market. यहां से ये तो मैंने जो ऊपर बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक, एग्जिट नॉर्म, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछता ही पूछता है। फिर री इंट्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सक्लूड हो गया तो वापस से एलिजिबल कैसे होगा। तो आपको फिर से फुलफिल करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ टू बी री इंट्रोड्यूस फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब इंडेक्स के लिए क्या होता है क्राइटेरिया फॉर ट्रेडिंग, exchange may consider introducing derivative contract of an index if weightage of constitution stock of the index, which are individual eligibility of derivative trading, at least 80%, or no single ineligible stock in index shall have a weightage of more than 5%. ठीक है, index on which future and option contract are permitted shall be required to compile with eligibility criteria of continuous basis. Exchange shall check whether the index continue to meet the aforesaid eligibility criteria on a monthly basis. अगर इंडेक्स भी फेल होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए 3 consecutive मंथ, तो नो सेल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इशू ऑन दैट एक्सचेंज। इसका भी है, द प्रोडक्ट सक्सेस वर्क इज अप्लाई टू ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द फ्लैगशिप इंडाइसेस ऑफ द इंडेक्स। तो इसका रिवैल्यूएशन कैसे होता है, 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन ऑल इंडेक्स डेरिवेटिव और ट्रेडिंग मेंबर whichever is lower should have traded in any derivative contract of the index trading on minimum 75% of trading day during the review period. Average daily turnover is
10 करोड़ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड और एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट ऑफ 4 करोड़ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। ठीक है, तो ये इंडेक्स के क्राइटेरिया हो गया। फिर होता है सरोगेट और स्यूडो इंडेक्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट स्पेसिफिकली इक्विटी डेरिवेटिव, अ सरोगेट और pseudo index क्या है? इज अ अल्टरनेटिव इंडेक्स यूज्ड व्हेन द प्राइमरी इंडेक्स अंडर रिव्यू। अगर आपका प्राइमरी इंडेक्स खुद ही अंडर रिव्यू में है और आपको ऑल क्राइटेरिया डेरिवेटिव सेगमेंट का फॉलो नहीं कर रहा है, बट अ सिमिलर इंडेक्स इन अदर अनदर एक्सचेंज डस, दूसरा जो एक्सचेंज है सिमिलर है आपके जैसा और वो फॉलो कर रहा है, तो सरोगेट और स्यूडो इंडेक्स यूज किया जाता है एज अ प्राइमरी इंडेक्स जब प्राइमरी इंडेक्स रिव्यू में हो। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है स्यूडो और सरोगेट इंडेक्स का? इफ अ इंडेक्स यूज फॉर इक्विटी डेरिवेटिव fail to review process, the exchange may still allow derivative of that exchange if a surrogate or pseudo index exists elsewhere the meet the necessary criteria। जब तक वो necessary criteria fulfill नहीं करता तब तक सरोगेट या pseudo index काम आता है। कंडीशन ऑफ सरोगेट और pseudo index, नंबर ऑफ constituent of smaller index should be at least 80%। 50% of the constitution stock in the largest index should also be the part of smaller index। The correlation between the two indices should be at least 0.90 of previous 6 month on rolling basis। ठीक है, फिर होता है एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। एडजस्ट कैसे करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ स्टॉक ऑप्शन? The basis for adjustment for corporate action shall be such that value of the position of the market participant on come X dated for corporate action shall continue to remain the same as far as possible। This will facilitate in retaining the relative status of position in the money, at the money or out of the money। जैसे कि क्या आ रहा है, हो सकता है डिविडेंड आ रहा है, स्प्लिट हो रहा है, बोनस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तो एडजस्टमेंट सेल मींस मॉडिफिकेशन ऑफ पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे स्ट्राइक प्राइस आपका एडजस्ट हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी, मार्केट लॉट और मल्टीप्लायर भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसा कब कब होता है? एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी कैरीड आउट ऑन द लास्ट डेट। ठीक है, ऑन विच अ सिक्योरिटी इज ट्रेडेड ऑन कम बेसिस इन अंडरलाइंग कैश मार्केट। तो कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं? पहला होता है बोनस, फिर होता है राइट, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन। ठीक है, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, हाई ऑफ, वारंट, सिक्योरिटी, प्रीमियम नोट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड। ठीक है, तो ये सब जितने भी होते हैं उसमें स्टॉक के जो प्राइस होते हैं या ऑप्शन के भी जो प्राइस होते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है बोनस, स्ट्राइक, स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन। में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो न्यू प्राइस, स्ट्राइक प्राइस shall be arrived by dividing the old strike price by the adjustment factor as under। तो स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं, चाहे बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो या कंसोलिडेशन, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। मार्केट मार्केट लॉट या मल्टीप्लायर क्या होता है? ओल्ड मार्केट लॉट को न्यू मार्केट लॉट से एडजस्टमेंट फैक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आपकी जो न्यू पोजीशन बनेगी shall be arrive at the multiplying the old position by adjustment factor। ठीक है, तो बोनस का एडजस्टमेंट कैसे होता है? रेशो माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट में रेशो होता है ए डिवाइडेड बाई बी, ए रेशो बी। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई बी। इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? बोनस में होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई बी या कंसोलिडेशन में
राइट में क्या होता है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। राइट इंटाइटलमेंट, तो टोटल कितना हुआ, ए प्लस बी। अंडरलाइंग क्लोज प्राइस ऑन द सेम ऑन द लास्ट कम डेट बी। इशूइंग प्राइस ऑफ द राइट एस। बेनिफिट प्राइस एस ई। तो बेनिफिट राइट एंटाइटलमेंट बी माइनस एस। तो टोटल फैक्टर क्या होता है, इतनी चीजें अगर याद नहीं हो रही है तो केवल इसको याद रखें। बेनिफिट पर शेयर में होता है पी माइनस एस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और एडजस्टमेंट फैक्टर होता है पी माइनस सी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा एग्जाम से। भले ही ये सब चीजें अपने को प्रैक्टिकली कहीं काम नहीं आती, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिविडेंड अगर डिक्लेयर करते हैं कंपनी अलोंग विथ राइट shall be adjusted as per the prevailing dividend adjustment policy in FNO। ठीक है, जैसे बोनस, the above methodology will result in fraction due to the corporate action, जैसे बोनस रेशो ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7। तो computed value of position before adjustment, computed value of position taken into account, the exact adjustment factor, carry out rounding of the strike price and market lot, compute value of position based on revised strike price and market lot। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी अबव डिसाइड द मैनर लेट डाउन ऑफ द ग्रुप। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि डिविडेंड को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो जनरली ये होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो डिविडेंड से माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे 110 रुपए का स्टॉक है और उसका डिविडेंड आया 5 रुपए, तो आफ्टर डिविडेंड रिकॉर्ड डेट वो क्या हो जाता है, 105 रुपए हो जाता है उसका प्राइस। तो वो भी कैलकुलेट करने के बाद वो एडजस्ट हो जाता है आपका जो स्टॉक का ऑप्शन प्राइस है। ये डिविडेंड के लिए दिया गया है। जैसे डिविडेंड विच आर बिलो 2% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक वुड बी डीम टू बी ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या है, 2% से कम है मार्केट वैल्यू, और नो एडजस्टमेंट इन स्ट्राइक प्राइस वुड बी मेड फॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी डिविडेंड के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड जो होता है जिसमें 2% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक, तो वहां पे स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी 2% से ज्यादा हो। ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड अबाउट 2% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, ऑल पोजीशन इन एग्जिस्टिंग स्ट्राइक प्राइस शेल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन करस्पॉन्डिंग न्यू एडजस्टमेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और आपको पहले ये डिसाइड करना है कि डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं है। The market price would mean the closing price of the stock on the day previous of the day which the announcement of the dividend is made on the company after the meeting of board of directors. In case where the announcement of dividend is made after the close of market hour, the same day closing price would be taken as market price। तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ और उस दिन मार्केट स्टॉक का प्राइस क्लोज कितने में हुआ, ठीक है, or shareholder of the company in the AGM change the rate of dividend declared by the board of directors. Then to decide whether the dividend is extraordinary or not would be based on rate of dividend communicated to the exchange after AGM। AGM होने के बाद, ठीक है, AGM होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्राइस कितने रेट पे डिविडेंड कम्युनिकेट किया गया है। ठीक है, तब डिक्लेयर होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है कि नहीं है। द टोटल डिविडेंड अमाउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम ऑल स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस से टोटल डिविडेंड अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर रिवाइज स्ट्राइक प्राइस वुड बी एप्लीकेबल टू एक्स डिविडेंड डेट स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज। ठीक है, फिर होता है मर्जर और डीमर्जर। रिकॉर्ड डेट होता है मर्जर और डीमर्जर का। द लास्ट कम डेट फॉर मर्जर डीमर्जर वुड बी डिटरमाइंड बाय एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। The date of expiry of all contracts in underlying which shall cease to exist subsequent to the merger or demerger shall be the last come date which shall be informed to the member। ठीक है,
Pursuant to the announcement of record date, no fresh monthly contract on future and option would be introduced. जो आखिरी महीना है मर्जर का, वहां उसके बाद कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं बताया जाता है, ठीक है। और वो अंडरलाइन सेल सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट टू मर्जर और डीमर्जर। Unexpiry contract in underlying which shall cease to exist subsequent to the merger or demerger, outstanding as last come date shall be compulsory settle at settlement price। तो एक्सपायरी का जो आखिरी मंथ होगा या लास्ट डेट होगा उस दिन उसको सेटल होना है, जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। और क्लोजिंग प्राइस क्या है? सेटलमेंट प्राइस शैल बी द लास्ट अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस ऑफ सच अंडरलाइंग इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज और द लास्ट कम डेट, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको अगर आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा डिटेल में क्लियर होगा।